नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। पश्चिम बंगाल में 30 अप्रैल को होने वाले अहम चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया और तैयारियां शुरू हो गई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की। केरल में चिर प्रतिद्वंदियों की लड़ाई में अब तीसरे कोण के रूप में बीजेपी राज्य के चुनावी पटल पर दस्तक दे रही है और पूरे राज्य में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। उधर तमिलनाडु में भी दोनों पारंपरिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज चुनावी फ्रंट पर क्या कुछ खास रहा और चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। आइए सबसे पहले हम निगाह डालें अभी तक के खास चुनावी सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 3 जिलों की 53 सीटों पर 30 अप्रैल को होगा मतदान। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के चुनाव को लेकर सीपीएम ने चुनाव आयोग से चुनाव वाले इलाकों में धारा 144 लगाने और राज्य की सीमाओं को सील करने की मांग की। पीडब्ल्यूएफ गठबंधन ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। शराब पर होगा पूर्ण प्रतिबंध। लोकायुक्त नियुक्त करना भी एजेंडे में शामिल। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष टी सुंदरराजन ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं श्री संत ने केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से भरा पर्चा। एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। मुख्यमंत्री ए रंगासामी इंदिरा नगर से चुनाव लड़ेंगे। तो पश्चिम बंगाल अब चुनावों के अपने अंतिम दौरों की तरफ बढ़ रहा है। 30 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनाव का 5वां चरण के तहत 3 जिले की 53 सीटों के लिए मतदान होगा और आप देख सकते हैं ये 3 जिले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने आखिरी दौर पर पहुंचा हुआ है। इसमें अनुसूचित जाति के 13 अगर आप देखें तो स्थान और मतदाताओं की अगर संख्या पर नज़र डालें तो 1,24,00,000 मतदाता इस समय चुनाव में शिरकत करेंगे, जबकि कुल उम्मीदवारों की संख्या 349 है जो कि इस चरण में हैं। इनमें अगर महिला उम्मीदवारों की स्थिति देखें तो 43 उम्मीदवार महिला हैं और करोड़पतियों की अगर हम बात करें तो 43 ही करोड़पति और दागी उम्मीदवारों की बात करें तो 67 उम्मीदवार दागी हैं। और पार्टीवार अगर उम्मीदवारों की संख्या पर निगाह डालें तो टीएमसी 53, बीजेपी 53, लेफ्ट फ्रंट 37, कांग्रेस 14 और बीएसपी 26 स्थानों पर चुनाव मैदान में इस समय डटी हुई है इस 5वें चरण के लिए। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है। 30 अप्रैल को राज्य में 5वें चरण की 53 सीटों पर मतदान होगा और इस चरण में कई स्टार उम्मीदवारों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। कौन है ये प्रमुख चेहरे, आइए एक नजर डाल लें। पश्चिम बंगाल चुनाव के 5वें चरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। ममता दीदी कोलकाता साउथ की भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जहां उनके खिलाफ भाजपा ने सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने यहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियरंजन दास मुंशी की पत्नी दीपा दास मुंशी को टिकट दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के विधानसभा क्षेत्र जादवपुर से टीएमसी ने वहां के वर्तमान विधायक और सरकार में मंत्री मनीष गुप्ता को मैदान में उतारा है, जिन्हें टक्कर दे रहे हैं सीपीएम के उम्मीदवार सुजान चक्रवर्ती। हुगली जिले की महत्वपूर्ण सीट सिंगूर से टीएमसी सरकार में कृषि मंत्री रविंद्रनाथ भट्टाचार्य चुनाव लड़ रहे हैं। इनके खिलाफ सीपीएम ने अपने वरिष्ठ नेता रॉबिन देव को उतारा है। साउथ 24 परगना की राय दिघी सीट में भी सीधी लड़ाई सीपीएम और टीएमसी के बीच है, जहां सीपीएम ने पूर्व मंत्री कांति गांगुली को उतारा है और टीएमसी ने बांग्ला फिल्म अभिनेत्री देवश्री राय को टिकट दिया है। वहीं हुगली की श्रीरामपुर सीट में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, जहां से भाजपा के हुगली जिला अध्यक्ष भास्कर भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल कांग्रेस सचिव शुभंकर सरकार के खिलाफ मैदान में हैं। इनके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट से, सुब्रता मुखर्जी बालीगंज से, राजपाल सिंह तारकेश्वर से और जावेद अहमद खान कस्बा से चुनाव मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक और प्रमुख नेता श्रोवन चटर्जी, जो कोलकाता के मेयर भी रह चुके हैं, बेहाला पूर्व से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान चंपादनी विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रथम द्विवेदी, टीडी न्यूज। और इस समय हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे आलोक और अश्विनी हमारे साथ है पश्चिम बंगाल के चुनाव को कवर करने के लिए इस समय मौजूद है। सबसे पहले आलोक, आपसे ये बताइए कि जो ये 5वें चरण का चुनाव है ये बहुत ही अहम पड़ाव माना जा सकता है। इसके बाद मात्र एक ही चरण बच जाएगा। कुल मिलाकर अगर इस 5वें चरण की बात करें तो कौन से मुकाबलों पर खास नज़र रहने वाली है और किस प्रकार के मुद्दे इस दौरान आपको देखने सुनने को मिले?
देखिए, 5वें चरण का जो मतदान है वो पूरा टीएमसी का गढ़ है। आप देखें कोलकाता का जो शहरी इलाका है, साउथ कोलकाता है, उसके अलावा आप हुगली आप देखते हैं तो हुगली भी एक तरह से एक शहर का ही अंग है। अगर हम पुल क्रॉस करते हैं, हावड़ा ब्रिज क्रॉस करते हैं तो हावड़ा आता है कोलकाता के बाद, और उसके बाद सीधे जब हम हुगली की ओर कूच करते हैं तो बीच में जो हुगली नदी है, हुगली नदी का एक किनारा आपका हुगली डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा किनारा है जो साउथ 24 परगना है। तो ये सारे जो बेल्ट है वो खासकर टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है। और लेकिन जहां पर आप मुद्दों की आप बात कर रही हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा यही है यहाँ पे कि बेरोजगारी। अगर हम बुजुर्गों से बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ लिख करके यहाँ रोजगार ना होने के कारण भटक रहे हैं, बाहर के राज्यों में भटक रहे हैं और बूढ़े माँ बाप की सेवा करने वाला कोई नहीं है। ये बुजुर्गों का दर्द है, तो आप युवाओं का दर्द समझ सकते हैं। तो बेरोजगारी, इंडस्ट्री का बंद होना, जूट मिल का बंद होना, आयरन स्क्रैप जो कारखाने हैं उसका बंद होना, ये बहुत बड़ी समस्या है पश्चिम बंगाल में, खासकर युवाओं के लिए। इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद शिक्षण संस्थान, आप प्रेसिडेंसी कॉलेज को देखें, यादवपुर यूनिवर्सिटी को देखें, तो ये सारे ऐसे संस्थान है जिनका एक गौरवमय इतिहास रहा है। लेकिन वहां से जब लड़का निकलता है, पढ़ के निकलता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, IIM है यहाँ पे, तो वहां से जब लड़के पास आउट होकर निकलते हैं तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। और ये मुद्दा जो है लगभग हर क्षेत्र, तीनों डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाएंगे, युवाओं से पूछेंगे तो उनका यही जवाब है, बुजुर्गों से पूछेंगे तो यही जवाब है। अच्छा आलोक, ये बताइए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इस पर और ज्यादा इंतजामात किए गए हैं। हम जानते हैं कि पिछले दौर में हमने देखा कि कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो कि चिंता वाली घटनाएं थी, काफी सारी शिकायतें भी चुनाव आयोग को आई। तो इस बार इस चरण के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई है? देखिए, जैसे जैसे चरण बढ़ता गया, फर्स्ट चरण में A और B दो खंड थे, उसके बाद दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और पांचवा चरण है। तो जैसे जैसे जिस चरण का चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने उससे सीख लिया, लोगों की जो शिकायतें हैं उस पर अमल किया। एक हेल्पलाइन आप देखेंगे चुनाव के दिन या चुनाव के पहले भी कि एक हेल्पलाइन सिर्फ मतदाताओं के लिए है। वहां आप फोन कीजिए, अपना शिकायत रजिस्टर कराइए और तुरंत वहां से आपका समाधान निकलेगा। इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूं कि नाइट जो पेट्रोलिंग हो रही है, इसका खूब असर देखा जा रहा है मतदाताओं के बीच, क्योंकि चुनाव के पूर्व जो यहाँ हिंसा होती है, उस हिंसा पर लगाम करने के लिए जो प्री पोल जो पेट्रोलिंग की गई पुलिस की, वो भी जबरदस्त है। उन एरियाज में जाती है जहां पर मतदाताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, और इससे मतदाताओं के अंदर एक जोश उत्पन्न हुआ है, एक डर जो है वो खत्म हुआ है। दूसरा चीज, जो ऑब्जर्वर हैं, पहले होता था कि जनरल ऑब्जर्वर होता था, लेकिन अभी आप देखिए कि एक्सपेंडिचर का अलग ऑब्जर्वर है, पुलिस के कार्यकाल, पुलिस के कार्य प्रणाली को देखने के लिए अलग ऑब्जर्वर है। तो ये चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से जो इंतजाम यहाँ पर किए हैं, बंगाल के लोग भी इसको महसूस कर रहे हैं कि यह ऐतिहासिक चुनाव है, खासकर उन मतदाताओं के लिए जो इतिहास रहा है, यहाँ का रक्त रंजित इतिहास रहा है, मतदाताओं को डराने धमकाने का जो इतिहास रहा है, इस बार चुनाव आयोग ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जी आलोक, बने रहिएगा हमारे साथ, और अश्विनी भी हमारे साथ हैं। अश्विनी के पास भी लौटेंगे। फिलहाल चलते हैं अगले समाचार पर, जो कि दक्षिण 24 परगना की विधानसभा सीट के बारे में है। ये इसी सीट से एक है सदगछिया, और इसी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की अगर बात करें तो 5 बार वो विधायक रहे और पिछले 3 बार से ये सीट तृणमूल के खाते में है। जनता का लगातार एक जनप्रतिनिधि के लिए विश्वास इस विधानसभा सीट की खासियत रही है। लेकिन क्या ये जनप्रतिनिधि लोगों के विश्वास पर खरे उतरे हैं? ये बात सोचने की है। ये नोदाखाली चौराहा है। नोदाखाली चौराहे से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाने पर सतगछिया गांव है, जिसके नाम पर इस पूरे विधानसभा क्षेत्र का नाम है, जहां से 1977 से लेकर साल 2000 तक ज्योति बसु ने जिसका प्रतिनिधित्व किया और इस दौरान वे मुख्यमंत्री पद पर रहे। दादा, आप बताएं, ज्योतिदा लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर थे, कितना काम हुआ था यहाँ पे? ज्योति बसु जितना चीफ मिनिस्टर हुआ, काम कुछ नहीं हुआ। जो हुआ, जो ममता बनर्जी 5 बছর मुख्यमंत्री हुआ, उस काम हुआ। जो हुआ था पहले ही हुआ था, लेकिन अभी नया जो मुख्यमंत्री आया उसके अमल में कुछ नहीं हुआ। मैंने जितना जो पानी का प्लांट हुआ वो तो ज्योति बसु का अमल में ही हुआ है। अभी नया जो प्लांट कुछ नहीं हुआ। ज़्यादा तो कुछ नहीं, कोई आदमी नहीं। रेलवे भी जो करता है, रेलवे भी वैसी है, थोड़ा सा करता है, लेकिन पानी अभी थोड़ा आता है, पूरा नहीं आता है। वो जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, तब हम छोटा था, करीब 15-16 साल का। तो जब हम बाहर जाते थे तो बाहर के लोग बोलते थे कि अरे आप कहाँ से आए हो? हम बोलते थे सदगछिया से। तो वहाँ का तो बहुत लोग बोलते थे कि आप तो चीफ मिनिस्टर के एरिया का लोग हो भाई, तो वहाँ तो बहुत कुछ है, तुम्हारा रास्ता तो सुनने का होगा। तो आप अभी देख रहे हैं, अभी पीछे सुनने का नहीं है। तो तभी क्या था पहले? इसके पहले ईंट था, कहीं मिट्टी थी। पिछले 15 साल से तृणमूल कांग्रेस की एमएलए यहाँ इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
लोगों से इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ टीएमसी ने भी किया है, क्या कुछ इलाके के का विकास कितना हुआ है। विकास कितना हुआ, थोड़ा सा ही हुआ है, रास्ता थोड़ा सा चौड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। ये सातगछिया कंस्टिट्यूंसी में कुछ नहीं किया, हॉस्पिटल नहीं किया, कोई स्कूल नहीं कुछ नहीं किया। तो कोई भी पार्टी हो, गरीब को कोई नहीं देखता। जो जितना लोन सैंक्शन हो रहा है वो बड़ा आदमी के लिए, जिनका पैसा है वही लोन दे रहा है, उसको लोन मिल रहा है, गरीब को थोड़ी लोन मिल रहा है। तो ये सब जो है गरीब के लिए नहीं, ये सब बड़ा आदमी के लिए। तो हम लोग को जैसे था पहले वैसे ही है, किसी को भी चाहे वोट दे। क्षेत्र में अभी भी सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था बेहद ख़राब है। एक ही मैजिक पर 2500 लोग ओवरलोड होके जाते हैं। हम यहाँ के परिवहन व्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे। आप ये बताइए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है? केवल प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ की सरकारी भी चलती हैं? नहीं, सरकारी गाड़ी नहीं चलता। आज के भोर हो सब बास सब ट्रेन नहीं है, जो सरकार रास्ते को बास ही नहीं। हमारे दुर्भोग हमारे सेंस नहीं हमारा। ज्योति बसु भारतीय राजनीति के एक बड़े सितारे थे, वामपंथ के वो सूरज भी कहे जा सकते हैं, लेकिन सतगछिया की जनता के लिए वे एक इंद्रधनुष के समान थे, जिन्हें वे सतरंगी रूप में देख तो सकते थे लेकिन छू नहीं सकते थे। कैमरा पर्सन एन लक्ष्मीकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, सतगछिया। चलिए सीधे अश्विनी के पास चलते हैं। अश्विनी, जिस तरह से हम जानते हैं कि जो ये 5वां चरण है काफ़ी कुछ एक्शन पैक्ड रहा है, और उसकी ख़ास वजह ये है कि ममता बनर्जी खुद और उनके मंत्रिमंडल के 5-6 मंत्री खुद इस चुनाव में खड़े हुए हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं आप इस 5वें चरण की ख़ास तौर पे इस तौर पे एक अहमियत? जी नीलम, अगर देखें इस 5वें चरण में विपक्ष को उन सभी सवालों का जवाब भी मिल जाएगा जिसके आरोप विपक्ष इस मौजूदा सरकार पर लगाते हैं, और साथ ही साथ नारद स्टिंग ऑपरेशन में जो लोग रगे हाथ पकड़े गए थे, भले ही वो मामला अब सब जुडिस है, लेकिन उनके भाग्य का भी फैसला होना है। कोलकाता पोर्ट से फिरहाद हाकिम हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। बालीगंज से जो एक बेहला पूर्व है जहाँ से सोवन मुखर्जी जो कि यहाँ के मेयर हैं कोलकाता के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक अन्य मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, सुब्रत मुखर्जी बालीगंज से लड़ रहे हैं। तो ये सब के सब कैमरे के सामने बेनकाब हुए हैं। इनके भी भाग्य का फैसला होगा, और साथ ही साथ विपक्ष के आरोपों को जनता कितना ज़्यादा गंभीरता से लेती है उसका भी कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट होगा। अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित क्षेत्र खुद ही भवानीपुर की सीट है, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू चंद्र कुमार बोस, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और खुद कांग्रेस की बड़ी नेता दीपा दास मुंशी के बीच में टक्कर है। अन्य सब क्षेत्रों की बात करें तो कई अन्य प्रतिष्ठा की भी सीटें हैं, लेकिन सारे आरोपों का, विकास का, भ्रष्टाचार के आरोप, विकास के दावों का जो सत्ता पक्ष समर्थन करता है, और साथ ही साथ वामपंथ और कांग्रेस का जो गठजोड़ है उसका भी मौजूदा भविष्य और राष्ट्रीय राजनीति पर भावी भविष्य क्या होगा, इन 5वें चरण में अहम तरीके से इसका फैसला होगा। अश्विनी, जब चुनाव होते हैं तो कई सारे मोह भंग भी होते हैं जनता के, और जनता हमेशा ये सोचती है कुछ ऐसा नया चेंज हो, बदलाव आए, जिसके लिए वो वोट करती है। तो उस दृष्टि से अगर हम इन चुनावों को आंकना चाहें तो क्या पाते हैं आप? ममता बनर्जी ने नारा दिया था माँ माटी मानुष का और परिवर्तन का नारा देकर ही वो आई। उस समय लंबे समय से जो वामपंथी दलों की सरकार रही वो यहाँ पर उनका लाल दुर्ग ध्वस्त हुआ, लेकिन इन 5 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है जनता उसकी भी साक्षी बनी है। परिवर्तन के नारे के बाद कितना कुछ सामाजिक परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुआ, राजनेताओं की छवि में जो परिवर्तन हुआ, व्यक्तित्व में जो परिवर्तन हुआ, वो जनता के सामने है। जनता आमतौर से बेहद मुखर है बंगाल में, साफ तौर से लोग खेमे में बटे होते हैं, उनके अपने पसंद नापसंद होते हैं, और वो भी स्पष्ट रूप से उसको वो स्पष्टतया अभिव्यक्त करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। बावजूद उसके अंतर्मन में जो चलता रहता है वो स्पष्ट नहीं करते हैं। अगर अल्पसंख्यक मतदाताओं की बात करें जो कि बहुत सारी सीटों पर यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं और जो कहीं ना कहीं पलड़े को इधर उधर करने में सक्षम होते हैं, वो पूरा मन नहीं खोल रहे हैं। साथ ही साथ जो शहरी मतदाता है वो भद्रलोक में रहता है, मर्सिडीज में चलता है, बगल में जो है घोड़ा गाड़ी, आदमी खुद ही इक्का गाड़ी बन के चलता है। दोनों तरीके का जो सरवारा वर्ग, बुर्जुआ वर्ग दोनों है यहाँ पर। बावजूद इसके खुलकर कोई कहने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो पार्टी कैडर है वो आमादा रहता है पूर्व हिंसा के लिए, चुनाव बाद की हिंसा के लिए। मामला दिलचस्प है लेकिन मुद्दे सभी हैं। जी बिल्कुल, मामला दिलचस्प है, देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बात करने के लिए, अश्विनी और आलोक। हम आगे चलेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप देखते रहिए जनादेश।
रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज, शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट। रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल, शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर, शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज, शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट। रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल, शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर, शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। जनादेश में अब बात करते हैं केरल की। केरल विधानसभा चुनाव की तिरुवनंतपुरम सीट से श्रीसंत भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। क्रिकेट के मैदान से राजनीति की पिच पर नई पारी की शुरुआत के बारे में श्रीसंत से बात की हमारे संवाददाता रवि धीमान ने। केरला के विधानसभा चुनावों में बतौर बीजेपी के उम्मीदवार तिरुवनंतपुरम से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। श्रीसंत हमारे साथ हैं। श्रीसंत, बिल्कुल नया तजुर्बा है आपके लिए? यस, नया तजुर्बा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे डैड हमेशा बोलते थे क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान की शुक्र है। और सब लोग मेरी हेल्प भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ। आपको लगता है कि ये बिल्कुल नई पिच है आपके लिए? अब तक तो क्रिकेट में आप खेलते आए थे, वहाँ पर आपका टैलेंट काम आया था, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें काम आती। इतनी सारे लोग हमें प्यार और मोहब्बत देते हैं, तो इट्स टाइम, इस वक्त मैं उनको वापस भी कुछ दे सकता हूँ। और इधर के लोग भी बहुत चाहते हैं कि बीजेपी सरकार केरला में आए। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, बाकी सारे कैंडिडेट्स भी यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अभी बीजेपी का ही वक्त है। और सारे लोग भी हमें एनकरेज भी कर रहे हैं। यहाँ पर बैटिंग की पिच थोड़ी अलग है। यहाँ पर तो आपके बाउंसर्स लगातार आ रहे होंगे, पॉलिटिकल ओपोनेंट। आई एम जस्ट अ लर्नर, तो सीख रहा हूँ। एक दिन में, एक मिनट में मेरे सारे जो मेरे साथ में साथियाँ सारे बहुत मेहनत करते हैं, जब मैं नहीं हूँ तो भी तो उन सब की मदद से ज़रूर मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है। तो कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके जीते। तो श्रीसंत एक बिल्कुल नई पारी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चुनावों में लगातार मेहनत हो रही है। चुनाव में 16 तारीख को मतदान होगा, तब वाकई में पता चलेगा तिरुवनंतपुरम की जो जनता है वो नई इनिंग पारी की शुरुआत श्रीसंत के साथ करती है या नहीं। तब तक इंतजार करना पड़ेगा 19 मई का, जब नतीजे सामने आएंगे। रवि धीमान, DD न्यूज़, तिरुवनंतपुरम।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कावेरी मुद्दा इस बार फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। कावेरी में बने बांधों ने इसके प्रवाह को रोक दिया है, जिससे किसान सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। ऐसे में जब चुनाव आए हैं तो किसानों को फिर एक धुंधली आस सी जगी है कि उनकी समस्या सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर नहीं रह जाएगी। कावेरी नदी के उपजाऊ जमीन में भरपूर अनाज उगता है। यहाँ पैदावार इतनी होती है कि राज्य के साथ ही दूसरे राज्यों की भी भूख को मिटा लेता है। लेकिन कावेरी का कम होता पानी और खेती में बढ़ती लागत किसानों के बीच समस्या की तरह खड़ी होती जा रही है। दरअसल कावेरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के लिए चल रहे काम से किसानों के परिवार प्रभावित हुए हैं। साथ ही कर्नाटक में बांध की वजह से किसानों को पानी की किल्लत हो रही है। is not because of crop failure or indebtedness. It is because they have been pumped so much of money by the volunteer action of the banks to finance him to see that his machines is full. If it is proved that it is done with the wantonness, any government can easily decide to write out that loan. Price should be 50% higher than the cost of production. If it is implemented, we won't be a debtor in future. नदी बेसिन में मीथेन गैस के लिए हो रहे काम से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव हो रहा है। साथ ही साथ किसानों, खासकर छोटे किसानों के जीवन यापन पर भी बुरा असर दिखना शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि किसानों ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बीच ये कभी मुद्दा नहीं बन पाता। राज्य में एक बार फिर विधानसभा चुनाव हैं और किसानों को एक बार फिर उम्मीद जगी है कि इस बार उनकी समस्या को कोई न कोई हल जरूर कर लेगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ फिलिप मैथ्यू, दूरदर्शन न्यूज, चेन्नई। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देखते रहिए जनादेश। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज। शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट, रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल। शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर। शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? वो देखो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास।
और दिन भर की चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं टॉप 10। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है तो राज्य के हर नौजवान को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। राजनाथ सिंह ने दक्षिण 24 परगना में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य में गरीबी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दक्षिणी कोलकाता में एक रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से विकास के नाम पर वोट करने की अपील की। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ममता सरकार पर हर मोर्चे पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य में कोई विकास नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के चुनाव को लेकर सीपीएम के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से चुनाव वाले इलाकों में धारा 144 लगाने और राज्य की सीमाओं को सील करने की मांग की। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोरगुल आज समाप्त हो गया। 5वें दौर में राज्य की 53 सीटों पर 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष टी सुंदरराजन ने अपना नामांकन दाखिल किया। सुंदरराजन विरुगाम-बक्कम सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं केरल में भी भाजपा उम्मीदवार एस श्रीसंत ने अपना नामांकन दाखिल किया। श्रीसंत ने तिरुवनंतपुरम सीट से पर्चा भरा। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। पीडब्ल्यूएफ गठबंधन ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में राज्य में पूर्ण शराबबंदी और लोकायुक्त के गठन का वादा किया गया है। उधर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में पार्टी ने समाज के सभी तबकों को आरक्षण देने और श्रीलंकाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का वादा किया है। एनआर कांग्रेस ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ए रंगास्वामी इंदिरा नगर से चुनाव लड़ेंगे। तो जनादेश के आज के अंक में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।